हेलो बच्चों, मैं सूरज अमीर सईद स्वागत करता हूं आपका। और आज हम दमदार जोशीले अंदाज में सीखने वाले हैं चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। डैट मीन हम पढ़ने क्या वाले हैं, इसमें हम पढ़ने वाले हैं एटम्स के बारे में। सो आपके मन में सवाल आएगा, सर ये एटम होता क्या है? तो मैं आपको याद दिला दूं कि मैंने आपको मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में थोड़ा सा एक पार्ट बताया था, डैट एक्चुअली व्हाट इज मैटर। बट यहाँ पर आपको फिर से मैं बता देता हूँ कि मैटर कहाँ से, मैटर में किस तरीके से कौन सा पार्टिकल एटम होगा और कौन सा मॉलिक्यूल होगा। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। उससे पहले कुछ जरूरी सूचना। विद्यार्थीगण कृपया ध्यान दें, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि ये चैनल आपकी स्टडी को देखते हुए स्पेशली बनाया गया है। फिर चाहे वो एग्जाम को लेकर वीवीआई क्वेश्चंस हो, क्वेश्चन पेपर का सेट हो, या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, या सिलेबस हो, ये टोटली आपको डेडिकेटेड है, आपके स्टडी को डेडिकेटेड है। सेकेंड थिंग, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाकर अपना कमेंट जरूर दें और वीडियो को 360p पे देखें। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट वेव। तो अगर हम इसको स्टार्ट करते हैं तो देखो, हम यहाँ पर सबसे पहले जानते हैं कि दुनिया में जब ये डिसाइड ही नहीं हुआ था कि एटम होता क्या है, मॉलिक्यूल्स होता क्या है, समझ लो आप कुछ नहीं जानते हो, बिल्कुल जीरो लेवल पे जानते हो। सर बिल्कुल जीरो क्या होता है? बिल्कुल जीरो का मतलब क्या होता है ना, अपने आप को, अपने माइंड को एकदम इस तरह से जीरो पे ले आओ कि एकदम से डब्बा खाली होगा ना तो ज़्यादा अच्छा सीखने को मिलेगा। तो देखो ये है क्या, ये है मैटर। भाई मैटर तो मैंने आपको बता दिया था। हाँ सर मैटर तो आपने बता दिया था। तो मैटर क्या बताया था मैंने? तो मैटर में मैंने आपको बताया था कि देखो जी, कोई भी चीज है ना, कोई भी चीज जो क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है। स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब क्या होता है? जिसके पास क्या होता है, दो चीजें होनी चाहिए। वो होना चाहिए क्या, मास होना चाहिए, और जिसके पास क्या होना चाहिए, ऑक्यूपाई स्पेस। तो दैट्स कॉल्ड मैटर। फिर वो कुछ भी था, आपका पेन था, बुक था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सारी चीजें थी। ठीक है, अब बात आई यहां पर कि जो मैटर है किससे मिलके बना है। तो मैटर किससे मिलके बना है? वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। सर ये तो पढ़ लिया हमने, बिल्कुल मैंने ही पढ़ाया आपको मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में, और बेहतरीन तरीके से 4 पार्ट में मैंने वो वीडियो कंप्लीट किया है। आप जाके देखेंगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। सो वेरी स्मॉल पार्टिकल, छोटे 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 नन्हे मुन्ने पार्टिकल से मिलके बना है। लेकिन इसके बाद जो साइंटिस्ट लोग आए ना, इन्होंने ये बोला कि देखो ये जो वेरी स्मॉल पार्टिकल्स है ना, ये भी और छोटे 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 पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। तो जब ऐसा बोला गया तो लोगों को थोड़ा सा लगा अटपटा, लेकिन बाद में लगा चटपटा, क्योंकि बाद के देखो उस समय के लोग तो वैसे भी इतने एजुकेटेड नहीं थे, इतने हाई नहीं थे, इतनी टेक्नोलॉजी आगे नहीं थी, तो ठीक है जो बोल दिया गया वो मान लेते थे। तो यहाँ पर ये बोला गया ना कि जो वेरी स्मॉल पार्टिकल है ये और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना है। अगर इसको और छोटा छोटा करोगे ना तो और छोटा छोटा मिलेगा। यानी कि ये जो पार्टिकल आपको दिख रहा है, ये वाला, ये जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स के एक पार्टिकल को लोगे ना तो प्रॉपर, अगर एक पार्टिकल की बात करूं, जैसे कि मान के चलो इनमें से मैं एक पार्टिकल लेता हूं, तो ये पार्टिकल और छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, बहुत छोटा छोटा, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। डेट अपनी आंखों से इसे हम नहीं देख सकते, और उसका क्या नाम दिया? मॉलिक्यूल्स का नाम दिया इसको। जब इसको मॉलिक्यूल्स का नाम दिया, यहां तक तो दुनिया को लगा वाह भाई वाह, मजा आ गया। मतलब से ये जो आपका मैटर है ना, वो वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, फिर मॉलिक्यूल्स, हम काफी तरक्की कर गए, काफी ज्यादा हम चीजों को समझ लिए। तो बच्चों क्या हुआ ना, यहाँ पर जब मॉलिक्यूल्स के जमाने की बात आई थी ना, तो उस जमाने में लगता था कि अब इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन कहते हैं ना कि जो हमारे वैज्ञानिक, हमारे साइंटिस्ट लोग होते हैं, बड़ा खुराफाती दिमाग के होते हैं। वो कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। मुझे लगता है वो चाय भी पीते होंगे ना, बड़ा स्टाइल में चाय पीते होंगे। चाय पीते पीते सोचते होंगे कि चाय एक लिक्विड है, फिर सोचते होंगे चाय लिक्विड है, इसके अंदर चीनी मिला है, इसके अंदर चाय पत्ती मिला है, ये हॉट है, यहाँ से एनर्जी बाहर निकल रही है, यहाँ से एनर्जी अंदर आ रही है। मतलब हर चीज में उनको अपना कहीं ना कहीं एक्सपेरिमेंटल फैक्ट नजर आता है। तो यहीं पर एक खुराफाती साइंटिस्ट आ गए, डाल्टन। बोले अरे वाह, डाल्टन कौन थे? तो डाल्टन एक स्कूल टीचर थे। अभी पढ़ेंगे डाल्टन के पोस्टुलेट्स के बारे में। तो डाल्टन एक स्कूल टीचर थे। उन्होंने सबसे पहले दुनिया में ये बताया कि भैया जो मॉलिक्यूल होता है ना, बोले हाँ देखो, एटम हो गया सिंगल और सिंगुलर हो गया, और एटम्स कर दूंगा तो प्लूरल हो गया, यानी बहुत सारे जब होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? एटम्स के नाम से जानेंगे। तो डाल्टन ने कहा ना कि देखो भैया ये जो मॉलिक्यूल है ना, बोले हाँ ये जो मॉलिक्यूल है ना, बोले हाँ आगे तो बोलो, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल जिसे हम नहीं देख सकते ना, ये और छोटे 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 मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, बहुत छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। तो सबको लगा कि यार तुम्हारी ही आंखें बहुत तेज है क्या, मतलब कि तुम ही सब कुछ देख सकते हो और हम लोग नहीं देख सकते। बोला अगर तुम लोग देख सकते थे ना तो अब तक तुम ढूंढ लेते। बोला चलो
अटपटा लगा लेकिन फिर भी चटपटा मान लिया जाता। अब कोई भाई अपनी डेडिकेशन से, अपनी मेहनत से जब कोई जानकारी आपको देता है तो आप क्या करते हो, उस चीज को पहले उसको क्या करते हो, ठीक है अगर ये आपने दिया है तो इसके पीछे कोई ना कोई रीजन होगा। तो डाल्टन ने भी रीजन दिया है, अभी हम पढ़ेंगे डाल्टन के पोस्टुलेट्स। फिर हर साइंटिस्ट का अपनी एक लिमिट होती है। जैसे मैंने मान लो मैंने कोई चीज डिस्कवर किया, तो डिस्कवर करने के बाद कुछ फीचर बताऊंगा ना मैं इसको कि ये फीचर होगा, ये फीचर होगा, इसके अंदर ये फीचर होगा, ये फीचर होगा। जैसे मान के चलो मैंने का स्मार्टफोन का लॉन्च किया तो मैं बताऊंगा ना कि ये स्मार्टफोन है, इसका इतना डिस्प्ले है, इसके अंदर ये मेमोरी है, इसके अंदर ये फंक्शन है, इसके अंदर ये इतना मेगापिक्सल का कैमरा है, इसका रेयर कैमरा ये है वो है, सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। लेकिन क्या है कि जरूरी तो नहीं है कि जो मॉडल 2012 में आया हो वही मॉडल आज भी चल रहा हो। अब देखो मॉडल की बात करें तो कितने हर साल हर 6 महीने में एक नया मॉडल लॉन्च हो जाता है, हर 6 महीने एक नया मॉडल लॉन्च हो जाता है। डेट मीन व्हाट, हम तरक्की कर रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ों को और बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर साइंटिस्ट जो अपने पोस्टुलेट्स देते हैं ना बच्चों, उसमें भी कुछ ना कुछ जाके कुछ कमियां आ जाती है, कुछ ड्रॉबैक्स आ जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो बिल्कुल गलत है भाई। जैसे डाल्टन ने, अब डाल्टन ने एटम के बारे में बताया, 4-5 पॉइंट दिए, वो 4-5 पॉइंट अभी देखोगे उनमें कुछ कमियां आ जाएगी, कुछ ड्रॉबैक्स आ जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि डाल्टन इज रॉन्ग, हा डाल्टन बिल्कुल गलत थे, कुछ नहीं आता था उन्हें, नहीं ऐसी बात नहीं है। उन्होंने अपना समय दिया, उन्होंने अपनी एनर्जी दी, उन्होंने वो रास्ता यहां तक ढूंढ कर लाया। अब बाकी के साइंटिस्ट लोग आएंगे तो वो क्या करेंगे, उसी चीज को फॉलो करेंगे जो डाल्टन ने बताया। बस क्या बोलेंगे वो, जैसे डाल्टन ने एटम के बारे में बताया तो बाकी के साइंटिस्ट भी एटम को मानेंगे, लेकिन हो सकता है कुछ कमी करेंगे, जो कमी है उसको पूरा करेंगे। जैसे कि पहले के जमाने में क्या था, जब स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था तो मेगापिक्सल कैमरा कम हुआ करता था, तो धीरे धीरे जाके क्या किया गया, उसके बाद में मान के चलो उसका मेगापिक्सल कैमरा बढ़ा दिया गया। तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते कि वो जो ड्रॉबैक था वो बेकार था, स्मार्टफोन ही बेकार था। नहीं भाई, बेकार नहीं था। हमने क्या किया, समय के साथ उसको अपडेट करते गए, जो कुछ कमियां थी उस ड्रॉबैक्स को हम पूरा करते गए। तो वही हम इसमें पढ़ेंगे यहाँ पे। जो एटम है ना, एटम के बारे में यहां पर किसने बताया, डाल्टन ने बताया। तो डाल्टन ने जब एटम के बारे में बताया, लिख देता हूं डाल्टन, ठीक है। डाल्टन ने बताया था किसके बारे में, एटम के बारे में। तो जब डाल्टन ने एटम के बारे में बताया था सबसे पहले दुनिया को, तो उस समय जो है एक समझ लो बहुत ही रिवॉल्यूशन जैसा माहौल आ गया था, एक अलग ही मूवमेंट आ गया था भाई। मूवमेंट ऐसा आ गया था जिस मूवमेंट को आप देखोगे तो आप कहोगे यार देखो दुनिया में ना जितनी भी चीजें होती है ना उस समय कुछ ना कुछ रिवॉल्यूशन होता है। जैसे पहली बार किसी ने सोचा होगा कि टच वाला फोन बनाया जाए। तो टच वाला फोन क्या होता है, आप जानते हो ना टच वाला फोन क्या होता है? हाँ सर जानते हैं टच वाला फोन क्या होता है। तो जो टच वाला फोन होता है ना, उस टच वाले फोन को आज क्या कर दिया गया, स्मार्टफोन में बदल दिया गया। और स्मार्टफोन में बदलने के बाद आप बेहतर जानते हो कि अलग अलग फीचर्स आते चले गए, अलग अलग चीजें आती चली गई, और यहां से जो है हमारा आगे का चीजें स्टार्ट हो गई। तो उसी तरीके से डाल्टन ने एटम के बारे में बताया, और डाल्टन ने तो यहां तक कह दिया था कि जो एटम शब्द है, मैंने पूछा डाल्टन जी आपने एटम शब्द कहां से लिया है? तो डाल्टन का कहना था कि जो एटम का शब्द है हमने एक वर्ड एटोमियो से लिया है। कहां से लिया है? एटोमियो। अब बोले एटोमियो का मतलब क्या होता है? तो एटोमियो का मतलब होता है इंडिविजुअल, जिसको आगे बांटा नहीं जा सकता है। इंडिविजुअल, इंडिविजुअल जिसको आगे बांटा नहीं जा सकता है, आगे नहीं बटेगा। यानी डाल्टन ने क्या कह दिया, डाल्टन ने कह दिया भैया आगे ये तो बटेगा ही नहीं, मतलब एटम है ना, एटम आगे नहीं बटेगा, बिल्कुल यहीं पर फुल स्टॉप। अब इससे छोटा कुछ हो ही नहीं सकता है। तो देखो ये जो आप मॉलिक्यूल देखते हो या जो आप ये आप एटम देखते हो, इसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। हाँ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स तक अपनी आंखों को आप देख सकते हो, बट मॉलिक्यूल्स को और एटम्स को हम अपनी नन्ही आंखों से नहीं देख सकते हैं। वी कांट सी बाई आवर ओपन आइज। तो यहां से फिर क्या हुआ, कुछ और खुराफाती साइंटिस्ट लोग आए और उन्होंने कहा कि ऐसे कैसे नहीं बटेगा, और इस तरीके से एक एटम को ऐसा पाया गया। बाद के साइंटिस्टों में भी पढ़ोगे, आपका एक चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो बच्चों एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप पढ़ोगे कि एक एटम को भी जो है आगे 3 पार्टिकल्स में बांटा गया है। उससे आगे का आपके सिलेबस में नहीं पढ़ना है, आपको यहीं तक पढ़ना है। तो अल्टीमेटली जो फुल स्टॉप लगता है यहां पर लगता है, वो कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। यहां पर जाके ना फुल स्टॉप लग जाता है। तो ऐसा बोला कि जो इलेक्ट्रॉन होता है ना, इलेक्ट्रॉन होता है नेगेटिव चार्ज।
न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा, इसके बारे में भी ना हम डिटेल में पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई है, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, कौन से साइंटिस्ट ने दिया, आखिर इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज ही क्यों होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज ही क्यों होता है। ये तमाम चीजें ना ये हम पढ़ेंगे कहाँ पे बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। अभी ना हम ये पढ़ने वाले हैं कि हम थोड़ा सा बेसिक जानने वाले हैं एटम के बारे में, जो कि चैप्टर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो हम एक इंट्रोडक्शन लेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। सो यहाँ पर अब देखिए मैं आपको रिजल्ट बताता हूँ। देखिए यहाँ तक पहुंचने में इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तक पहुंचने में कई साइंटिस्टों का योगदान रहा है। यानी कुछ साइंटिस्ट फेल हुए, कुछ साइंटिस्ट लोग सफल हुए, कुछ साइंटिस्ट लोग असफल हुए, कुछ साइंटिस्टों ने अपने अपने तरीके बताएं। तो वो सारी चीजें आप पढ़ोगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। बट जो फाइनल रिजल्ट है यानी कि फुल एंड फाइनल, वो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं जिससे आपके माइंड में पिक्चर क्लियर हो जाए। तो देखो यहाँ पर जब इनके अरेंजमेंट है तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए, जैसे कि आप देखो बहुत सारे साइंटिस्ट में जैसे आए जे थॉमसन आए। ठीक है, मैं यहाँ पर ऐसे बता देता हूँ, जे थॉमसन आए, जे थॉमसन ने बताया कुछ। जे थॉमसन के बाद फिर आए बाद में रदरफोर्ड आ गए, समझ में आ रहा है, रदरफोर्ड आए। रदरफोर्ड आने के बाद फिर और भी कुछ साइंटिस्ट आए, फिर एक नील्स बोर आए। ठीक है, तो जो नील्स बोर का स्ट्रक्चर था, नील्स बोर का, ये पता है ये साइंटिस्ट कौन है? ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बता रहे थे कि एटम दिखता कैसा होगा। क्योंकि जब डाल्टन से पूछा गया था कि आपने ये तो बता दिया कि ये मॉलिक्यूल्स जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, बट एक्चुअली में डाल्टन जी आप ये बताइए एटम कैसा दिखता है, तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। हाँ, एक चीज उन्होंने कही थी कि जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल का मतलब है वो ये बता रहे थे कि इसमें जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। हाँ, ये बात उनकी बिल्कुल सही थी, बट कुछ बातें गलत थी जो हम एक एक करके पॉइंट जानेंगे। फिलहाल हम नील्स बोर का जाने, हालांकि ये नाम आपके सिलेबस में नहीं आने वाला, इस चैप्टर में ये नाम नहीं आने वाला, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में आने वाला, ना ही नील्स बोर का नाम आने वाला। लेकिन चूंकि नील्स बोर ने एक स्पेशल स्ट्रक्चर दिया कि एक्चुअली में एटम दिखता कैसा है। एक सवाल आपके मन में आना चाहिए कि एटम भैया दिखता कैसा है, और एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, कैसे अरेंजमेंट होता है। अभी एस.सी. वर्मा जो हैं फिजिक्स के अभी कितने बड़े राइटर हैं, वो इतना अच्छा बढ़िया उन्होंने फिजिक्स की बुक लिखी है, तो वो उनका मैं देख रहा था तो वो बता रहे थे सोचो, सोचने की आदत डालो, सोचोगे तभी तो सवाल आएगा, तभी तो जवाब मिलेंगे आपको। तो वो इस तरीके से मैं आपको बोल रहा हूँ कि सोच के देखो कि देखो ये मार्कर है, ये मैटर, ये मार्कर है, इसको छोटा छोटा करेंगे तो वेरी स्मॉल पार्टिकल्स हो जाएगा, इससे भी छोटा करेंगे तो भैया मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। चलो ठीक है, लेकिन इससे छोटा करने पर जब एटम होता है तो एटम दिखता कैसा है? तो पहली बात, एटम होता है स्फेरिकल। मैं लिख देता हूँ एटम कैसा दिखता है, मैं लिख देता हूँ जी एटम, इसको मिटा देता हूँ साइंटिस्ट को, आपको डर लग रहा होगा देख के। हट जाइए साइंटिस्ट लोग जी जरा, आप लोग, हाँ हट गए ये, अब डरिए मत आप लोग। देखो एटम दिखता कैसा है, तो एटम सबसे पहले है जो स्फेरिकल होता है। कैसा होता है? स्फेरिकल। तो स्फेरिकल कैसा होता है बच्चों? स्फेरिकल का मतलब आपने गोला देखा है, आपने क्रिकेट की गेंद देखी है, तो इस तरह से स्फेरिकल होता है ये। और ये बहुत ही स्मॉल होता है, मतलब इतना छोटा होता है, बहुत स्मॉल साइज का होता है, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल। इतना स्मॉल होता है कि कांट सी बाई ओपन आइज, आप अपनी ओपन आइज से नहीं देख पाओगे इसको। ठीक है, और इसका जो रेडियस होता है ना वो नैनोमीटर में होता है। इसका रेडियस आप देखोगे नैनोमीटर में, तो 1 नैनोमीटर जो होता है ना वो होता है 10⁻⁹ मीटर। तो इसका जो रेडियस होगा वो नैनोमीटर में होगा। यानी कि देखो जब इसे अपनी आंखों से जिसको नहीं देख सकते हैं तो उसका ऑब्वियसली रेडियस क्या होगा? बहुत ही छोटा होगा ना। तो ये तो कुछ था। अगर इसका बात करें कि इसके अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, तो इसके अंदर जो है 3 पार्टिकल्स होते हैं, वो होता है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो अगर इन सब का अरेंजमेंट किया जाए, इनका एक शेप दिया जाए, तो शेप ऐसा दिया जाता है कि ऐसा कहा जाता है कि जब हम बनाते हैं एटम को तो एक स्फेरिकल शेप बनाते हैं। तो देखो ये मैंने जो एक स्फेरिकल शेप बना दिया। अब स्फेरिकल शेप बनाने पर इनका एक न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? इनका एक न्यूक्लियस होता है। तो ये इनका हो गया न्यूक्लियस, बीच में इनका क्या हो गया जी? न्यूक्लियस हो गया। तो न्यूक्लियस के बाद ऐसा कहा गया कि अब आप अरेंजमेंट कर सकते हैं, यू कैन अरेंज दीज इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, सो दैट मीन वी आर फ्री। तो अब देखिए होता क्या है कि ये जो न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज तो होता नहीं है, प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों राजा रानी होते हैं, आप ऐसे समझ सकते हो, दोनों राजा रानी की तरह होते हैं। और ये कहां पर होते हैं? तो ये यहां पर होते हैं N+P। यानी आप देखोगे कि जो N+P यानी न्यूट्रॉन है और जो प्रोटॉन है, ये दोनों ही कहां होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। ये क्या बोलते हैं इसको भाई? इसको बोलते हैं न्यूक्लियस।
भाई इसको न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। हाँ जी। और बोला अब इलेक्ट्रॉन, तो बोला इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये जो आप सर्कल देख रहे हो इस सर्कल पे मूव करता है, यानी अंदर में बीच में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो गया, बीच में कौन हो गया, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हो गया, और आउटर मोस्ट सर्कल जो होगा ना उस सर्कल पे इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। तो यानी कि अब देखो लेन देन जो होगा, जितनी पूरा खुराफाती इलेक्ट्रॉन ही है, पूरा का पूरा अगर मैं जिम्मेदार बोलूँ ना तो ये इलेक्ट्रॉन ही होता है। कहाँ गया रेड पेन मेरा, इस इलेक्ट्रॉन की वजह से ना पूरी की पूरी केमिस्ट्री डिजाइन है। देखो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है ना ऐसा करके, ये इलेक्ट्रॉन ही होता है जो मूव करता रहता है। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव करता है, तो इस सेल, इसको सेल बोलते हैं, SHELL सेल बोलते हैं इसको, या ऑर्बिट बोलते हैं इसको। तो इस ऑर्बिट पे ये मूव करता रहता है। तो बोले और कैसे मूव करता है, तो उन्होंने कहा कि देखिए बहुत तरह के ऑर्बिट होते हैं, जैसे ये हो गया पहला ऑर्बिट, आप चाहे तो दूसरा ऑर्बिट भी बना सकते हैं, दूसरा सेल भी बना सकते हैं। तो ये जो मैं बनाऊंगा ये बनेगा दूसरा ऑर्बिट, आप चाहें तो तीसरा ऑर्बिट भी बना सकते हैं। तो ये अगर मैं बनाऊंगा ऐसा करके तो ये बनेगा तीसरा ऑर्बिट, ये बन जाएगा। तो इस तरीके से आप देखते हैं कि हमने 3 ऑर्बिट बना दिया। कितने ऑर्बिट बना दिया बच्चों, 3 ऑर्बिट आपके नजरों के सामने बना दिया। हालांकि इधर से ये निकल गया, फूल गया, हालांकि ऐसा नहीं है, ये ऐसा आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा आएगा और ऐसा चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो ऑर्बिट होता है, जैसे ये मान के चलो ये हो गया n=1, ये हो गया n=2, ये हो गया n=3। तो हर ऑर्बिट में ना फिक्स इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो कैसे होते हैं हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। इसका जो नाम होता है पहले वाले का होता है k सेल, दूसरे वाले का क्या होता है l सेल, और तीसरे वाले क्या होता है m सेल, ठीक है। तो ये जो सेल होते हैं इन्हीं में कंस्ट्रक्ट होते हैं। तो कहते हैं पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, उसके अगले वाले में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, और उसके अगले वाले में 18 इलेक्ट्रॉन होगा। ये कैसे निकाला जाता है ये हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही समझ लेते हैं कि पहले वाले के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन, और बाहर वाले में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो इस तरीके से जो है ये कंस्ट्रक्ट किया गया। मैं रिजल्ट आपको बता रहा हूं, यहां तक आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ोगे कि यहां तक पहुंचने में बहुत सारे साइंटिस्टों के बारे में पढ़ोगे कि यहां तक हम सीधा नहीं पहुंचे हैं। इससे पहले भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं, इससे भी पहले बहुत सारे तथ्य आए, बहुत सारे पोस्टुलेट आए, पता नहीं क्या 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 बहुत सारी चीजें आई जो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन मैं फुल एंड फाइनल रिजल्ट बता रहा हूं एकदम से आपको, ठीक है। तो ये रिजल्ट ये रहा। तो यहां पर क्या होता है कि अब जब इस चीज को हम यहां सीखते हैं, यहां पर ये जानते हैं, तो यहां से फिर एलिमेंट्स के पास आते हैं। तो एलिमेंट्स में आपको क्या पढ़ाया था, जो एटम भी मैंने कहा था, वो आपको मैंने बोला था कि केमिस्ट्री में जैसे ABCD है, तो ABCD में क्या होता है, अल्फाबेट होता है A to Z या स्मॉल a to z होता कि नहीं होता है। इन्हीं से सारे वर्ड बनते हैं, इन्हीं से सारी चीजें बनती है। तो देखो इससे क्या होता है, इनसे हम क्या बना सकते हैं, या तो देखो A फॉर एप्पल बना दो, बन जाता है ना A फॉर एप्पल। तो देखो एप्पल में A भी आ रहा है, P आ रहा है, L आ रहा है, E आ रहा है, यानी डिफरेंट डिफरेंट आप देख रहे हो ना, डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट्स आ रहे हैं, तब जाके एक वर्ड बन रहा है। अच्छा एक तरीका ये भी हो सकता है खाली A लिख दूं, या एक तरीका ये भी हो सकता है खाली B लिख दूं, या C केवल लिख दूं। यानी एक तरीका ये भी होता है कि हम एक ही तरह के अल्फाबेट से हम बना सकते हैं। ठीक उसी तरीके से जो एटम होता है हमारा, उसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एटम होता है और मॉलिक्यूल होता है, तो एटम और मॉलिक्यूल में क्या होता है, तो जैसे ये आपको मॉलिक्यूल दिख रहा है, ये आपको एटम दिख रहा है। तो अगर हम मॉलिक्यूल बनाए तो कैसा मॉलिक्यूल बनता है, देखो अगर मैं मॉलिक्यूल के बारे में बताऊं, ये मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूल 2 तरीके से होता है। एक तो होता है सेम एटम का, कैसा होता है, सेम एटम का, और एक होता है डिफरेंट एटम से मिला होता है, जिसको हमने कंपाउंड भी बोला था। कंपाउंड एक्चुअली मॉलिक्यूल ही होते हैं। तो सेम एटम में कैसा बन जाएगा, जैसे बन जाएगा H2 O2 F2, समझ में आ रहा है ना। जैसे मैं बता दूंगा आपका, जैसे Cl2, तो इस तरीके से N2, ये जो बन रहा है ना आपका, ये बन रहा है सेम एटम का बन रहा है। लेकिन अगर मैं डिफरेंट एटम का बनाऊंगा, जैसे आपने देखा होगा H2O, अब H2O में देखो, H2O में क्या है, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। देखो CO2 में क्या है, 1 कार्बन और 2 ऑक्सीजन। ऐसे आप देखोगे आगे NaCl में क्या है, सोडियम और क्लोरीन है। तो इस तरीके से जो मॉलिक्यूल होता है ना, वो एटम के मिलने से ही बनता है। तो एक होता है सेम टाइप का मॉलिक्यूल्स, मतलब सेम एटम से मिले हुए मॉलिक्यूल, एंड डिफरेंट मॉलिक्यूल जो डिफरेंट एटम से मिले होते हैं, वो भी दोनों ही मॉलिक्यूल हैं। यानी H2 भी एक मॉलिक्यूल है और H2O भी एक मॉलिक्यूल है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि H2 जो है वो सेम एटम का बना हुआ है,
और जो H2O है वो डिफरेंट एटम का मिलकर बना हुआ है। चलिए यहां तक बात समझ में आ गई सर। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं बच्चों, आपको 20 तक जो है याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए? तो आपको एलिमेंट याद होने चाहिए। टोटल 114 एलिमेंट्स हैं जिसे आप एटम भी कह सकते हैं। तो ये कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। ये आपको बेसिक है जो आपको याद रहना चाहिए और इसी के अकॉर्डिंग हम काम करने वाले हैं। तो वो कौन कौन एलिमेंट है? जैसे पहला हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल जो बच्चों होता है वो होता है H। दूसरा होता है हीलियम। हीलियम को जो सिंबल होता है वो होता है He। फिर होता है लिथियम। लिथियम को जो सिंबल होता है ना वो Li होता है। फिर होता है बेरिलियम। सर आपको याद कैसे हो गया? मेरा एक स्टूडेंट था, वो हमेशा मुझसे पूछता था, जब मुझको 20 तक सुनाता था ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसा करके बोलता था ना मैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, तो बोलते थे सर आपको 20 तक ऐसे याद है। मैं पढ़ाते पढ़ाते याद हो गया। तो आप भी जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी याद हो जाएगा। तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, बी, कार्बन, सी। और पता है ये इसलिए याद होना चाहिए, चाहे आप केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर ले लो, एटॉमिक स्ट्रक्चर का चैप्टर ले लो, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का चैप्टर ले लो, और केमिकल रिएक्शन का चैप्टर ले लो, ये पीछा नहीं छोड़ेंगे भाई, क्योंकि ये बेसिक है, अल्फाबेट की तरह है। जैसे ABCD में A to Z होता है ना, अगर किसी को ABCD नहीं आएगा तो क्या लगता है वो इंग्लिश सीख पाएगा? या हिंदी में क ख ग वर्णमाला व्यंजन स्वर नहीं आएगा तो क्या लगता है बाड़ा खड़ी नहीं आएगा तो वो हिंदी सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा ना। तो ये मूल मंत्र बेसिक है, अगर इसको ठुकराओगे, बोलते ना ये ठुकराने पर क्या होगा, इतना नाराज हो जाएगा कि बेकार हो जाएगा। बोलते ना, अगर मुझे छोड़कर तुम जो जाओगे बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। तो अगर इसको छोड़ के आगे बढ़ गए ना तुम कि चलो यार बाद में देख लेंगे, तो बड़ा पछताओगे तुम। तो ये हो गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर हो गया फ्लोरीन। सर यही आता तो आपके अच्छा लगता है, बीच बीच में आप रोमांटिक रोमांटिक गाना गा देते हैं। कहाँ से दिख गया तुम्हें रोमांटिक, बताना जरा। ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, एन, फिर हो गया सोडियम। अच्छा देखो कुछ नाम ऐसे लिखेंगे बच्चों कि सोडियम लिखा हुआ है तो आपको लगेगा कि देखो सर नियॉन NEON था तो हमने कैपिटल N से डिनोट कर दिया, तो सोडियम का SO क्यों नहीं होता? देखो कुछ जो एलिमेंट है ना उनको लैटिन नेम होता है। लैटिन मतलब एक अलग लैंग्वेज है लैटिन, उसमें अलग नेम। जैसे सोडियम को हम लोग क्या बोलते हैं? नेट्रियम बोलते हैं। तो नेट्रियम Na से स्टार्ट होता है, इसलिए सिंबल Na होता है। तो जहां पर देखोगे ना थोड़ा डिफरेंट होगा। बाकी इसका जो सिंबल्स होता है लिखने का ही तरीका है। किसे कार्बन है तो कार्बन का जो एक फर्स्ट लेटर लेते हैं C, तो वो C हो गया, हद से है। जैसे बेरिलियम का हमने BE लिया था, पहला लेटर कैपिटल था उसके बाद स्मॉल था, क्योंकि बाद में बोरॉन था तो कुछ डिफरेंट रखना था ना हमें। अगर इसका भी B कहते इसका भी B कहते तो डिफरेंट हो जाता, तो इसीलिए BE वहां पर रख दिया। तो नियॉन, सोडियम, हालांकि इसके बारे में भी आप पढ़ोगे, एक चैप्टर है क्लासिफिकेशन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, जिसमें आप पढ़ोगे कि यहाँ तक भी हम कैसे पहुंचे। तो देखो हर चीज की हिस्ट्री हम पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें मतलब रिजल्ट याद होना चाहिए कि ये याद होना चाहिए। मैग्नीशियम, कोशिश करो आज के याद कर लो इसको। और याद करने का एक फंडा बताऊं, देखो अपने पास ना छोटी सी डायरी रखो, उसको क्या करो, जब आपको जैसे खाना खा लिया, खाना खाने के बाद क्या करता है, मन करता थोड़ा सा टहल ले, घूम ले, तो एक बार 1 से 20 तक लिख लिया करो। रात को सोने से पहले 1 से 20 तक लिख लिया करो। सुबह उठने के बाद 1 से 20 तक लिख लिया करो। ऐसा 1 हफ्ता करोगे ना तो पूरा का पूरा याद हो जाएगा। कई लोग कहते हैं सर ट्रिक से याद करो, मैं कहता हूँ ये बेसिक चीजें है ना। अब ABCD सिखाने के लिए थोड़ी आपको ट्रिक बताया गया है। फिर मैं आपको ट्रिक बताऊं कि C के बाद D आता है, D के बाद E आता है, ट्रिक थोड़ी होता है कुछ, उसमें ट्रिक नहीं काम करता। हाँ एक बार आपको याद हो जाएगा ओरिजिनल, उसके बाद फिर आप ट्रिक लगाओगे तो आपको याद आएगा। जैसे पहला होता है ह ही ली बे बो क न ओ फ्लो नी, तो ऐसे करके भी कुछ लोग ट्रिक लगाते हैं। कुछ आप भी ट्रिक ढूंढ सकते हो, आप भी बना सकते हो। ट्रिक क्या होता है? ट्रिक तो वो होता है जिससे हमारा माइंड जिसको कवर कर सके। तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, हाँ SI, सल्फर, सल्फर, फास्फोरस, नहीं फास्फोरस सल्फर, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम। बच्चों ये आपको याद होना चाहिए। देखो फिर से पोटासियम में PO होना चाहिए, लेकिन क्या आ गया? K आ गया। अब K आ गया इसका मतलब पता है क्या है? उसका कहाँ केलियम होता है नेट, उसका लैटिन नेम। और कैल्शियम,
तो ये 20 तक ये पूरी तरीके से याद होना चाहिए। और मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, वार्न कर रहा हूँ, इनको अगर छोड़ के जाओगे ना तो बड़ा पछताओगे। जो मैंने अभी गाना गाया, जो मुझे छोड़कर तुम जो जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। ठीक है, तो ये जो आते हैं ना ये बच्चों, ये आते हैं सीरियल वाइज आते हैं। जैसे ये आता है नंबर 1 पे, ये आता है नंबर 2 पे, ये आता है नंबर 3 पे, ये नंबर 4 पे, ये नंबर 5 पे, ये नंबर 6 पे, नंबर 7 पे, नंबर 8 पे, नंबर 9 पे, 10 पे, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये 20। ठीक है, अभी हम ये नहीं सीखेंगे कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन कैसे होता है, हालांकि वो हमारा इसमें पढ़ना नहीं है, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ना है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो आप नंबर देख रहे हो इसको हम लोग एटॉमिक नंबर के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं इसको? बोलते हैं एटॉमिक नंबर, बोलते हैं इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? एटॉमिक नंबर कहलाते हैं, कि जो जिस नंबर पे आएगा। यानी कि देखो C आता है और C के पहले B है और C के बाद में D है, तो ये बिल्कुल पक्का मान लो कि जो C है उसका पोजीशन फिक्स है एकदम से। तो वैसे ही अगर मैं नाइट्रोजन लेता हूं जैसे 7वें नंबर पर, तो उसके ऊपर अगर कार्बन है और उसके नीचे ऑक्सीजन, उसकी जगह बिल्कुल फिक्स है। अच्छा, इनका मास भी होता है बच्चों, एटॉमिक मास इसको कहते हैं, इसका मास भी होता है, वो भी आपको थोड़ा याद रखना है। अब वो थोड़ा आसान है, अगर आपको नंबर याद है ना तो आप मास बड़े आराम से लिख दोगे। तो सर कैसे लिख पाएंगे? तो अभी मैं बच्चों बताता हूं आपको। जैसे एटॉमिक मास लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो एटॉमिक मास के लिए मैं एक काम करता हूं, मैं इसी से ब्लैक पेन का ले लेता हूं। तो अगर आप देखोगे हाइड्रोजन का होता है 1 ग्राम होता है। देखो ग्राम में भी लेते हैं और यू में भी लेते हैं, दोनों में क्या डिफरेंट है अभी क्लियर हो जाएगा। कई जगह 1 ग्राम लेते हैं या कई जगह 1 यू भी लेते हैं, 1 यू। तो ठीक है, तो यहाँ पर ग्राम भी हो सकता है और वो यू भी हो सकता है। तो मैं एक काम करता हूं, मैं केवल डाटा लिख देता हूं और ऊपर में मैं ग्राम या यू लिख देता हूं। अभी दोनों में देख लेंगे, ग्राम या यू, दोनों ही बात कर लेंगे, या तो ग्राम होगा या तो यू होगा। यू एटॉमिक मास यूनिट होता है, ग्राम तो आप जानते ही हो। तो इसका जो होता है ग्राम कहिए या यू कहिए, सेम वैल्यू आता है 1 ग्राम या 1 यू। ये आता है 4 ग्राम और ये होता है 7 ग्राम। अच्छा, आप देखोगे एक चीज लगभग दोगुना जा रहा है। देखो हीलियम 2 नंबर पर, उसका दोगुना 4, हाइड्रोजन 1 नंबर पर, उसका दुगना हाइड्रोजन का तो खैर 1 का 1 होता है, लेकिन हीलियम का देखो 2, ऐसा कुछ ट्रिक टाइप का देखोगे। देखो लिथियम 3 नंबर पर है ना, तो 3 दूना 6 और एक और करोगे 7। बेरिलियम का देखोगे तो कितना हो गया, 4 दूनी 8, 1 9। ये देखोगे तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाता है 12, ये हो जाता है आपका 14, ये हो जाता है आपका 16, ये जो आपका हो जाता है 19 और ये हो जाता है 20, ये हो जाता है 23, ये हो जाता है 24, ये हो जाता है 27, ये हो जाता है 28, ये है 31, ये है 32, ये है 35.5, 35.5, ये है 40 और ये है 39 और ये है 40। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि एटॉमिक मास होता है। सारी चीज़ें क्लियर हो गई आपको। अब देखिए ये जो मैंने बताया ये बिल्कुल बेसिक बताया है, यानी कि अब मैं चैप्टर की शुरुआत, चैप्टर में हम एंटर कर चुके हैं, बट इनके बिना, इनको जाने बिना आप डिटेल कुछ समझ ही नहीं पाओगे। मतलब कहते हैं ना कि पूरा मतलब जंगल, कहते हैं पूरी कहानी में जब हमें यही नहीं पता हो कि हीरो कौन है और हीरोइन कौन है, अगर ये ना पता हो तो फिर पूरी मूवी देखते भी रह जाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा एक्चुअली में हो क्या रहा है। तो उसके पात्र जो होते हैं, जो कैरेक्टर होते हैं उसे समझना जरूरी है। तो जो रियल पार्ट, जो रियल कैरेक्टर हैं, यही सारे आने वाले हैं। देखो ना, जैसे यहाँ पर H2 लिखा था, H2 आया कहाँ से? तो यही तो हाइड्रोजन है। अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हम जानते हैं कि देखो जी यहाँ 2 हाइड्रोजन है। ये देखो O2 कहाँ से आया? तो देखो यहाँ ऑक्सीजन है, 2 O2 है। अब इनका मास लिखने के लिए बोलेगा तो क्या मास नहीं लिख दोगे आप? तो सर मास कैसे लिखेंगे? तो बहुत आसान है मास लिखना। जैसे मान के चलो मैं आपसे बोलूँ कि H2O का मास आप लिखो, थोड़ा सा मैं यहाँ पर कर देता हूँ, इसको मिटाऊंगा नहीं, इधर मिटा देता हूँ मैं। ठीक है, इधर मिटा देता हूँ मैं। देखो जब आपको मास मालूम हो जाएगा ना तो आप सारी चीज़ें क्लियर कर लोगे और आपको सारी चीज़ें समझ में भी आने लग जाएगी। तो जो बेसिक है वो हमें लेके चलना है और उसे समझना है। तो जैसे मैंने बोला कि जैसे मान लो इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं, ये एटॉमिक मास एक होता है मॉलिक्यूलर मास। आज डाल्टन के बारे में सीख लेंगे, डोंट वरी, उसके बारे में भी सीख लेंगे। मुझे पता है आपका टॉपिक जो है यहाँ से स्टार्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सीख लोगे ना बच्चों तो वो चैप्टर खोलोगे तो बड़ा मजा आएगा पढ़ने में। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास जो होता है, अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की बात करूं
तो मॉलिक्यूलर मास सिंपल है, आप देखोगे कि इसमें जो है कितने कितने मिले हुए हैं, कौन कौन मिला हुआ है, खाली ये पता कर लोगे ना और आपको ये अगर याद है तो हो जाएगा। जैसे मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, जैसे मान लो मैंने लिया H2O, क्या लिया बच्चों, H2O लिया, तो आप जानते हो ना H2O में जान पहचान हो गई ना, ये हाइड्रोजन जी है जो कि नंबर 1 पे आते हैं जिसका मास 1 ग्राम होता है, और ये ऑक्सीजन जी है, देखेंगे तो ऑक्सीजन जी की जो काउंटिंग है वो 8 नंबर पे आते हैं, इसका मास 16 ग्राम होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हाइड्रोजन 1 ग्राम होता है और ऑक्सीजन 16 ग्राम होता है, यानी ये हाइड्रोजन जो है दो बार आया तो मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, या 2 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, और दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 18 ग्राम आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरीके से बोलो, निकालना आसान है कि नहीं आसान है मॉलिक्यूलर मास। अब इसी को थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से हम लिख देते हैं, इसको ऐसा लिख देते हैं, ऐसा लिखते हैं 2 इंटू H एटम, अरे वाह, प्लस 1 इंटू O एटम, क्योंकि एटम है ना, H2O का मतलब क्या हुआ, H2O का मतलब हो गया कि यहां पर ये दिखा रहा है 2 H एटम है, ये 2 हाइड्रोजन का एटम्स है, और यहां पर क्या बता रहा है, एक ऑक्सीजन एटम है, यही बता रहा है ना H2O। तो इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू 2 इंटू 1 ग्राम प्लस 1 इंटू 16 ग्राम, तो ये कितना हो गया, 2 ग्राम प्लस 16 ग्राम, तो ये देखो जी आ गया 18 ग्राम आ गया। डैट मीन यहाँ पर जो है हमें ये सीखने को मिला कि हम इस तरीके से मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और बना सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा और अगर हम समझें यहाँ पे, जैसे मान के चलो मैं आपको दे दूं CO2 का बताइए, CO2 में क्या है, एक कार्बन है ना, एक कार्बन है यहाँ पर, तो ऐसे लिख देते हैं हम लोग 1 इंटू C एटम। अब भैया C तो जानते ही हैं, छठे नंबर पे आ रहा है, देखोगे 1 2 3 4 5 6 ये कार्बन जी है यहाँ पर, छठे नंबर पर रही है, प्लस 2 इंटू O एटम, क्या बात है, मतलब ये समझ लो ABCD की तरह, रट लो इसको ABCD की तरह ये। तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू, देखो 12 ग्राम होगा, ये देखो ये 12 ग्राम है, 12 ग्राम प्लस 2 इंटू ऑक्सीजन देखो 16 ग्राम होगा, 16 ग्राम, तो ये प्रैक्टिस थोड़ा करोगे तो सही से आ जाएगा, और ये 32 ग्राम, तो टोटल कितना हो गया 44 ग्राम। तो डेट मीन आपको यहां से मोलिकुलर मास आप किसी का भी निकाल सकते हो, जिसका भी आप चाहो उसका निकाल सकते हो। तो चलो मोलिकुलर मास भी हमने सीख लिया। हमें सीखना क्या था एक्चुअली, मोल कंसेप्ट पर भी आएंगे, लेकिन अब आते हैं आपके बेसिक फंडे पे, और डाल्टन वगैरह के बारे में भी तो जानना है, अभी तो मैंने सीखा, हमने जाना ही नहीं डाल्टन वगैरह के बारे में। सो आइए अब हम जानते हैं आगे इस टॉपिक के बारे में। तो आपको सबसे पहले पढ़ना है केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो केमिकल रिएक्शन के बारे में डिटेल नहीं है बट थोड़ा सा है। तो केमिकल रिएक्शन क्या कहता है, जैसे मान के चलते हैं कि जैसे ये ए लिया हमने और ये बी लिया, समझना ध्यान से, ये ए लिया और ये क्या लिया, बी लिया। तो जब कोई भी दो या दो से ज्यादा मटेरियल को हम लेते हैं, उसको मिलाते हैं, तो कुछ ना कुछ नया बनता कि नहीं बनता है, बोलो हाँ या ना। अरे बनता है कि नहीं बनता है। अरे दूध में पानी मिला दो तो क्या ओरिजिनल दूध रहेगा क्या, नहीं, वो बदल जाएगा। पानी में हल्दी मिला दो, वो भी तो एक केमिकल रिएक्शन है, अब वो हल्दी वाला पानी दिखेगा। तो जब भी दो चीजों को मिलाते हैं तो कुछ ना कुछ नया प्रोडक्ट बनता है, और जो नया प्रोडक्ट बनता है तो यहाँ पर कुछ इसको एरो दिखाते हैं, यानी जो आप लेते हो मटेरियल उसको इधर दिखाओगे और इसको इधर दिखाओगे। तो इस चीज को यहाँ पर हम ऐसे दिखाते हैं, ये मान लो C+D बन गया। तो इधर का जो हिस्सा होता है ना बच्चों, इसको बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं इसको, रिएक्टेंट्स के नाम से जानते हैं, जो पार्टिसिपेट करता है। और इधर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट बोलते हैं। याद रहेगा, हाँ सर याद रहेगा। ये देखो प्लूरल है, प्रोडक्ट्स हो गया। तो जैसे कुछ एग्जांपल लिया जाए, तो मैंने कुछ एग्जांपल